तो अभी हमने जो चक्रास पढ़े थे उसमें ये सबसे नीचे वाला जो है रेड कलर का, ये कौन सा है? मूलाधार चक्र। उसके ऊपर ऑरेंज जो है वो स्वादिष्ठान, येलो जो है नेवल के पास, ये कौन सा है? मणिपुर। ग्रीन कलर का जो हार्ट के पास है वो अनाहत। और ये, इसको कई लोग ब्लू बोलते हैं, कई लोग पर्पल बोलते हैं, तो ये विशुद्धि चक्र हो गया। वैसे इसको पर्पल से या बैगनी कलर से ज्यादा कोरिलेट किया जाता है। फिर इसके बाद जो छठ चक्र में आखिरी चक्र आता है वो आता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र का स्थान जो है वो दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां पर माना जाता है। और ये जो तिलक और बिंदी लगाई ही इसीलिए जाती है कि वो आज्ञा चक्र को कंट्रोल में रखे, उसकी एनर्जी को रेगुलेट करे। और जो हमने जब नाड़ियां पढ़ी थी तो आपको ध्यान है, हमने 3 प्रमुख नाड़ियां पढ़ी थी, ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। तो ये तीनों नाड़ियां निकल कहाँ से रही थी? मूलाधार चक्र से, है ना, सबसे नीचे जो चक्र है। और ये सबसे अंत में कहा जाके मिलती हैं? आज्ञा चक्र पर। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर तीनों नाड़ियां मिलती हैं तो इसको त्रिवेणी या संगम स्थान भी कहते हैं। आज्ञा चक्र का आध्यात्म में भी बहुत अधिक अपना महत्व है। आप देखिए, जब भी कोई गुरु किसी शिष्य को शक्तिपात करता है तो आज्ञा चक्र के थ्रू करता है। यदि कोई टेलीपैथी है, मतलब बहुत दूर उसका शिष्य बैठा है और वो मन की शक्ति से उससे कांटेक्ट करता है, तो भी किस चीज का यूज होता है? आज्ञा चक्र का। जब कोई भी गुरु गुरु शिष्य को दीक्षा देता है या गुरु मंत्र देता है, तब भी आज्ञा चक्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये जो 3 नाड़ी है, ये 3 शक्तियां होती हैं। इन तीनों शक्तियों का जब मिलन होता है तो यहाँ पर जो मानवीय चेतना जो यहाँ तक पहुंच गई है, चेतना वो अभी तक क्या थी? मानवीय रूप में थी, वो देवत्व के रूप में परिवर्तित होने लगती। जैसे कि हमने स्वादिष्ठान चक्र में पढ़ा था कि वहां से नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, और वहां से पार्श्विक चेतना जो वो मानवीय चेतना की ओर कन्वर्ट होने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है। वैसे ही यहाँ पर मानवीय चेतना जो है वो देव चेतना की तरफ जाने लगती है। और यहाँ आते आते जो व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना, जो उसकी पर्सनल कॉन्शियसनेस है, जिसमें मेन जो एलिमेंट होता है वो ईगो होता है। यदि ईगो को हटा दें तो पर्सनल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है फिर। तो हमारा ये जो एक पर्सनल कॉन्शियसनेस होती है वो किससे ग्रसित होती है या किससे संक्रमित होती है? ईगो से। ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैं हूं, ये मैंने बनाया है, ये मेरे बिना हो ही नहीं सकता था। तो ये जो भाव होते हैं ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। और जो मैं की भावना, जिसे हम साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, तो वो मैं की धारणा धीरे धीरे खत्म होती है। और जब इस चक्र पर रहते हुए ये मैं, ईगो, अहंकार, ये वाली भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तभी चेतना और ऊपर जाते हुए क्राउन हेड पर जो सहस्त्रार चक्र है उससे मिलती है। और वहां पे क्या माना जाता है? शिव और शक्ति का मिलन स्थान माना जाता है। और जब ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र पर मिलती हैं और ये जो पर्सनल कॉन्शियसनेस है ये खत्म हो जाती है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के एग्जिस्टेंस का, मैं का बोध पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसकी चेतना का विस्तार हो जाता है, चेतना फैल जाती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे चेतना ऊपर बढ़ती है फैलती जाती है। आपको, आप लोगों को ध्यान हो शायद कि एक आइसक्रीम कोन के जैसी रहती है, जैसे जैसे नीचे रहती है पॉइंटेड रहती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है ये फैलती जाती है। तो जब ये आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो ये, इसमें काफी फैलाव आ जाता है और चेतना का विस्तार हो जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जो वैश्विक कॉन्शियसनेस है, वैश्विक चेतना है, पूरे विश्व की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उससे ये मिलने लगती है धीरे धीरे। तो इस तरह से यहाँ पर चेतना का काम होता है। अब इसे जो एक और नाम देते हैं थर्ड आई, अवेकनिंग थर्ड आई, तीसरी आंख का जागरण, ये शब्द आप लोगों ने सुने होंगे
दिव्य चक्षु भी बोलते हैं, ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं, इसको गुरु चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो अपने शिष्यों से इसी चक्र के माध्यम से कांटेक्ट में रहता है, तो गुरु चक्र भी बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो आज्ञा चक्र है ये फीमेल्स में अधिक एक्टिव होता है कंपैरेटिवली मेल के, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो अधिक सेंसिटिव होती हैं, अधिक इमोशनल होती हैं, तो इसलिए उनमें ये अधिक एक्टिवेट होता है और ये अंतर चक्षु के नाम से भी जाना जाता है। और यही अंतर चक्षु होता है जो व्यक्ति को सिक्स सेंस, इंट्यूशंस, इन सब चीजों से जोड़ता है। अब आज्ञा चक्र यदि बोले तो आज्ञा का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, किसी चीज के लिए ऑर्डर देना या आज्ञा देना। तो उसका अर्थ जो आदेश होता है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस चक्र के द्वारा ही गुरु अपने शिष्य को नियंत्रण में रखता है, हमेशा हर जगह उससे कनेक्ट रहता है। और चूंकि यहाँ गुरु शिष्य का संपर्क होता है तो इसको गुरु चक्र भी बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत दूरी हो गुरु शिष्य के बीच में, तो यही वो स्थान है जहाँ पर शिष्य को गुरु की वाणी या गुरु के शब्द या गुरु के निर्देश सुनाई देते हैं। अब यही वो चक्र है जो हमारे पूरे बॉडी में एक स्क्रीन के जैसे है। जैसे होता है ना, मान लीजिए हमारे घर में एक रूम में एक टेलीविजन लगा हुआ है, ठीक है, या हमारे हाथ में मोबाइल है। अब हम सारे रूम्स में या घर के बाहर की तरफ कैमरेज लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे हाथ में होता है कि मोबाइल पर हम उसका जो एप्लीकेशन है वो ऑन करते हैं, तो हम वही एक जगह बैठे, मान लीजिए घर में चारों ओर से कैमरे लगे हैं, हर रूम में लगे, तो हम हर जगह दृष्टि रख सकते हैं। तो यही स्क्रीन का काम ह्यूमन बॉडी में कौन करता है? आज्ञा चक्र। हमारे अंदर क्या क्या क्रियाएं चल रही हैं, हमारे बाहर क्या क्या क्रियाएं चल रही हैं, हमसे बहुत दूर बैठी कोई व्यक्ति में क्या क्रियाएं चल रही हैं, ये सारी चीजें हम इससे पता कर सकते हैं, इसके जागरण से। अब यदि हम इसको साइंटिफिक रूप में देखें तो ये यहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचें जो फ्लोर के पैरेलल हो, और एक लाइन ऊपर से खींचें जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। मतलब क्या बनना चाहिए? क्रॉस बनना चाहिए। तो वो जो क्रॉस का बिंदु आएगा वहां पर ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही होती है जो आज्ञा चक्र से रिलेटेड ग्लैंड होती है। और ये मास्टर ग्लैंड मानी जाती है। मतलब नीचे जितनी भी ग्लैंड्स पाई, जैसे थायराइड हुई, थाइमस हुई, एड्रिनल है, पेनक्रियाज है, लीवर है, जेनाइटल है, इन सब से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस पर कंट्रोल किसका रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर जो प्लेक्सिस पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? मेडुला प्लेक्सिस, जो एक तंत्रिकाओं का गुच्छा या नर्व गैंग्लियन पाया जाता है, वो होता है मेडुला प्लेक्सिस। और ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, तो ये पीनियल ग्लैंड का क्या होता है कि ये कुछ सालों तक लगभग एक्टिवेट होती है, फिर जैसे ही टीन एज शुरू होती है तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये पैसिव होने लगती है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। लेकिन जब तक ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तब तक ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी ये कंट्रोल रखती है, एक ताले की भांति काम करती है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक ताले की भांति काम करती है, और जब तक ये एक्टिवेट होती है तब तक ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी फंक्शन हैं उन पर ये कंट्रोल रखती है। लेकिन ये जो पीनियल ग्लैंड है ये 8 से 10 साल के बाद, मतलब वही जैसे टीनेज शुरू होती है तो ये धीरे धीरे पैसिव मोड में जाने लगती है और धीरे धीरे ये निष्क्रिय हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है। लेकिन जब हम ऐसा बोला जाता है कि 8 साल के बाद से ही बच्चे को योग शुरू कराना चाहिए,
तो उसमें बहुत सारी जब क्रियाएं करते हैं तो कई बार ये 8 से 10 साल या 12 साल में ना होके अधिक समय तक भी एक्टिव रहती है। और जैसे ही ये डीएक्टिव होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन से दूर होने लगता है धीरे धीरे। और कुछ योग अभ्यास हैं जैसे त्राटक, शांभवी मुद्रा, इनके द्वारा जो पीनियल ग्लैंड है इसको अधिक लंबे समय तक एक्टिव रख सकते हैं और इसको इसके जो ये ब्लॉक हो रही है, जो ये धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो रही है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो इस चित्र में आपको बहुत क्लियर दिखेगा। ये यहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ से ये सीधी लाइन खींची तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रही है और ये सेंटर से सीधी, तो ये यहाँ पर क्रॉस बनेगा जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड आ रही है। और अगर हम ये ब्रेन है पूरा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है और वहां से शुरू होता है स्पाइनल कार्ड। तो अभी बीच में हम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, तो वो यही पूरा है, ये पूरा ब्रेन, और यहाँ से जो सर्वाइकल ये शुरू हुए पूरे नीचे तक टेलबोन तक जाते हैं। तो ये पूरा कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मेडुला ऑब्लांगेटा का डिटेल है। अब जो आज्ञा चक्र होता है ये 2 पंखुड़ी वाला होता है और ऐसा माना जाता है कि इसके जो 2 पंखुड़ी हैं उसमें एक में मून, चंद्रमा का वास है और दूसरे में सूरज का वास है। तो इसमें ह और श अक्षर है जो कि शिव और शक्ति के बीज मंत्र हैं। तो जिस पंखुड़ी में चंद्रमा का वास है वो ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है और जिसमें सूरज का है वो पिंगुला नाड़ी का प्रतीक है। तो यहीं पर जिस तरफ से ईड़ा नाड़ी आके मिलती है वहां चंद्रमा, जिस तरह से पिंगुला आती है वहां सूरज का प्रतीक है। इसमें भी एक उल्टा ट्रायंगल है और इसका बीज मंत्र क्या है? ओम। अब इसका डिटेल देखें तो कमल के अंदर एक पूरा सर्किल है जो कि शून्य का प्रतीक है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है जो कि क्रिएटिविटी या शक्ति का प्रतीक है, और यहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि ब्लैक कलर का है, उसको इतराख्या लिंगम कहते हैं और ये मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। अब जब ये जो पूरा डिटेल दिया है आज्ञा चक्र का, तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में क्या होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति इसका ध्यान करता है कि जो मेंटल रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उस एनर्जी को बेयर करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि वो मतलब उसका पूरा विकास नहीं हुआ है, तो ये जो काला शिवलिंग है ये उसको ऐसे धुएं के जैसे दिखाई देता है और बार बार उसको या तो ब्लैक कलर दिखाई देगा या धुएं जैसा स्लेटी कलर बोल सकते हैं हम धुएं का, तो उस तरह का दिखाई देगा। लेकिन जब वो उस पर बार बार ध्यान करता जाएगा तो धीरे धीरे उसमें ज्योतिर्लिंगम होगा, मतलब उसमें कुछ कुछ कलर्स आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो कलर चेंज होंगे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसके जो देवता हैं वो शिव हैं और यहाँ की जो देवी है वो हाकिनी है। अब इसकी जो चक्र, हर चक्र का अभी तक हम देख रहे थे कि एक तन्मात्रा है, एक ज्ञानेन्द्रिय और एक कर्मेंद्रिय, लेकिन जो आज्ञा चक्र की तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सभी के जगह पर यहाँ पर क्या है? मन। मन को इसकी तन्मात्रा भी माना जाता है, इसकी ज्ञानेन्द्रिय भी माना जाता है, इसके कर्मेंद्रिय भी माना जाता है। और चूंकि यहाँ से मन रिलेटेड है तो मन जितने भी सूक्ष्म माध्यम से जो भी नॉलेज, इंट्यूशंस होते हैं, जो भी सिक्स सेंस होते हैं, वो सारे यहीं पर प्रभावित होते हैं और यहीं से पता चलते हैं। तो जब ये आज्ञा चक्र का जागरण होता है तो उसके पश्चात क्या सिक्स सेंस, जो बोलते हैं ना, एक सिक्स सेंस होता है, वो जागृत हो जाता है और वो मन को डायरेक्शन भी देता है और ऑर्डर भी देता है। और फिर मन बिना किसी स्थूल शरीर की सहायता के भी काम कर सकता है
और मन को आज्ञा चक्र की कर्मेंद्री माना है, उसी को ज्ञानेंद्री माना है, और मन को ही तन्मात्रा माना है। अब ये विशुद्धि चक्र के बाद जब आज्ञा चक्र आता है तो यहाँ से विज्ञानमय कोश का आरंभ हो जाता है। अब जो आज्ञा चक्र है वो एक ऐसा केंद्र होता है कि जहां पर चूंकि व्यक्ति का मन रहता है, तो उसके शरीर और उसके मन में जो भी घटनाएं चल रही हैं वो सब कुछ एक दृष्टा भाव से देखता है, और यहीं पर उसके शरीर में हर्ष, विषाद, सुख, दुख, दर्द, खुशी, इन सब का एहसास जो है वो इसी चक्र के माध्यम से वो करता है। और जिस तरह की वो एहसास करता है, जिस तरह के इमोशंस उसके पास आते हैं, वैसे ही उसके शरीर की गति होती है। मतलब आप देखिए, जैसे यदि आप कभी बहुत नर्वस है किसी कारण से, या कुछ ऐसे घटना हो गए हैं कि जिससे आप बहुत दुखी हैं, तो देखिए आपको लगेगा कि आपके शरीर में जान ही नहीं है, आप कैसे काम कर पाएंगे। और अगर आप बहुत उत्साह में हैं तो आपको लगेगा कि आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है, एनर्जेटिक हो गया है। तो ये जो बदलाव होते हैं ये आज्ञा चक्र के कारण ही होते हैं। अब ये जो आज्ञा चक्र है, ये बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी चीजें इसी में रहती, क्योंकि मन के साथ ये सब जुड़ी हुई रहती है। तो इस, और चूंकि ये ओम इसका बीज मंत्र है, तो ये प्रणव रूप भी आत्मा का स्थान माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब ये चक्र का जागरण होता है तो जो दिव्य चक्षु होते हैं, जो डिवाइन आई होती है, वो खुल जाती है। यही चक्र है जो शिव जी की, जो हम बोलते हैं ना थर्ड आई, तीसरा नेत्र, वो भी यही माना जाता है। और ये किससे रिलेटेड होता है? लिम्बिक सिस्टम से। ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम होता है और हाइपोथैलेमस, दो चीजों से ये रिलेटेड होता है। और जब इनमें जागृति, लिम्बिक सिस्टम में जैसे जैसे एक्टिवेशन आता है, जैसे जैसे वो जागृत होता है, वैसे वैसे जो मनुष्य का मन है वो जागृत, ब्रेन एक्टिव होता जाता है। क्योंकि हम बहुत जगह से ये पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो 100% एक्टिवेट नहीं है, उसका कुछ ही पोर्शन है जो एक्टिवेट है, और बाकी जो है वो निष्क्रिय है। तो जिसको हम केवल ज्ञान बोलते हैं, हम यूज करते हैं ना कि केवल ज्ञान हो गया, या अंतर ज्ञान प्राप्त कर लिया, या एनलाइटमेंट हो गया, तो एक्चुअल वो क्या है कि ब्रेन का 100% एक्टिवेट हो जाना। ब्रेन का 100% एक्टिवेशन कब होगा? जब ये लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिम्बिक सिस्टम पर डिपेंड करता है। और हाइपोथैलेमस, ये जो होम्योस्टेटिस जो पोजीशन बना के रखता है, मतलब शरीर की सम अवस्था जो बना के रखता है, उसके लिए कौन, ब्रेन का कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही होता है जहां पर किसी भी व्यक्ति को ये रियलाइज होता है कि अभी खतरा है, अभी हमको भागना है या अभी हमको नहीं भागना है, कौन सी एक्टिविटी करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए, आपने उनके गेट का दरवाजा खोला और उनका डॉग खुला हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एमिगडेला है ना, यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी अलार्म है ह्यूमन ब्रेन का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इमोशन आएगा, खतरा। आपको तुरंत लगेगा कि हम अपने आप को सेफ करें, ऐसा ना हो कि वो हमें काट ले या मेरे ऊपर झपट जाए। तो ये मैसेज जैसे ही हाइपोथैलेमस को जाएगा, तो हाइपोथैलेमस आपके बॉडी में वो चेंजेस करेगा जो उस समय परिस्थिति के लिए आवश्यक है। या तो आप फटाक से फिर से वो गेट बंद कर दोगे, या पलट के भाग जाओगे, या आसपास कोई एक, मान लीजिए छड़ी या डंडा जैसा कोई चीज है या पत्थर है, तो वो उठा लोगे। तो ये सारे जो रिएक्शंस करता है, वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस। अब जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं, उसका शरीर दीर्घायु हो जाता है। और वो, चूंकि ये शिव का स्थान है, तो ऐसा मानते हैं कि उसमें रचना, पालन और संहार तीनों की शक्ति उसमें आ जाती है।
अब इसके लिए आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के लिए क्या करना चाहिए? नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बैलेंस और एक्टिव करेगा। भूमि पाद मस्तकासन, योग मुद्रा, शशांकासन, शीर्षासन, कपालभाति प्राणायाम, आकाशी मुद्रा, ये सारी वो चीजें हैं जो आज्ञा चक्र के जागरण में सहायक हैं। ये भूमिपाद आसन है। अब देखिए इसमें जो ज्यादातर आसन आएंगे, इसमें हम कहाँ पर काम कर रहे हैं? ब्रेन पर, है ना? ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ब्रेन एक्टिवेट कब होगा? जब वहां पर ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ज्यादातर इसमें आसन जो आएंगे वो इन्वर्टेड पोज आएंगे, जिसमें सिर नीचे और हार्ट ऊपर होगा। तो देखिए ये भी उसी में है। यहाँ पे शशांक आसन देखिए, वो भी उसी पोजीशन में है। शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी मुद्रा, ये सब इसी में आएंगे। फिर अगर यहाँ पर हम नाद योग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ओम, चूंकि इसका बीज मंत्र है, तो ओम ध्वनि का जाप या ओम का जो मेडिटेशन होता है वो। भ्रामरी प्राणायाम, शांभवी मुद्रा यहाँ पर बहुत अधिक यूजफुल होती है। शांभवी मुद्रा जो होती है, ये वाली मुद्रा है कि आपको आज्ञा चक्र की ओर दोनों आई बॉल को लेके आना और आज्ञा चक्र को देखना। ये जो बनी है ये खेचरी मुद्रा है। इसमें टंग को यू टर्न करके और अंदर की तरफ करते हैं, शायद अभी डिटेल में हो। ये है खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा क्या होती है कि जो हमारी जीभ होती है उसके सामने वाले टिप को यू टर्न करते हैं और जितना अपर पैलेट को ऊपर की तरफ टच कर सकते हैं उतना अधिक टच करते हैं। तो ये जो खेचरी मुद्रा होती है, इससे क्या होता है कि देखिए फर्स्ट सेकंड स्टेज तक तो नहीं, थर्ड स्टेज में ये यहाँ नेजल पैसेज को ब्लॉक कर रही है। तो हमने जो पढ़ा था ऊपर से ललना बिंदु से जो अमृत के ड्रॉप आते हैं वो यहाँ ये जीभ द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये खेचरी मुद्रा जो है एंटी एजिंग है। फिर कुछ मुद्राएं हैं, हाकिनी मुद्रा, आकाशी मुद्रा, ये मुद्राएं हैं जो इस चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल है। अब हम आते हैं लास्ट चक्र की ओर जो कि है सहस्त्रार चक्र, और जिसकी पोजीशन कहाँ है? क्राउन हेड। क्राउन हेड क्या होगा? कौन सा पोर्शन होगा? जब कोई भी बहुत छोटा बच्चा रहता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके जो बिल्कुल सिर के ऊपरी, जिसको हम तालू भी बोलते हैं कई बार, वो नरम होता है। जहां पर अक्सर बच्चों की जब मालिश करते हैं तो वहां पे तेल लगाया जाता है। ऐसा पूरा जो स्कल है वो कड़ा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ये एरिया नरम होता है, वो होता है क्राउन हेड, जहां पर सहस्त्रार चक्र रहता है। तो जब ये मूलाधार से जो कुंडलिनी वो ऊपर उठती है तो ये कहाँ तक आती है? सहस्त्रार तक आती है। और जब सहस्त्रार तक आती है तो यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति का शिव से मिलन होता है और व्यक्ति समाधि या मोक्ष की स्थिति का प्राप्त करने का हकदार होता है। उसको आत्मज्ञान की या केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसकी जो चेतना होती है वो अपने सर्वोच्च स्थान पे होती है। यहाँ व्यक्ति समाधि की अवस्था में पा जाता है। तो अब यहाँ पर जो सहस्त्रार चक्र होता है उसमें ऐसा मानते हैं कि एक कमल के जैसा स्ट्रक्चर है और उसमें ढेर सारे हजारों पेटल्स हैं, और हजारों पेटल्स में इस तरह जैसे इसमें एक लाइट चल रही ना, ऐसे लाइट एक इम्पल्स चलता रहता है। यहाँ पर वही है कि इसका हजार, सहस्त्रार का मतलब है 1000, और यहाँ पर जो कमल होता है उसे सहस्त्र दल होने के कारण सहस्त्रार कहा जाता है। और इसकी पंखुड़ियों पर भी जो हमने बताया था जो वर्णमाला होती है वो 20 बार लिखी हुई होती है, इसके सारे वर्ण। अब यहाँ पर जो सहस्त्रार चक्र है ये साकार निराकार दोनों होते हैं, और इसमें जब ये कुंडलिनी शक्ति इस तरह से जागृत होती है मूलाधार चक्र से, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर बढ़ती जाती है और ये ऊपर बढ़ते बढ़ते यहाँ सहस्त्रार तक चक्र तक आती है, जहाँ पर शिव शक्ति का मिलन होता है और उससे एक विशिष्ट अनुभूति होती है, आत्मज्ञान होता है। यहाँ पर उसका व्यक्ति का जो अहंकार होता है
वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर दृष्ट और दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं, द्वैत भाव खत्म होकर यहाँ पर अद्वैत की स्थिति में चेतना आ जाती है। लेकिन यहाँ चेतना का भान बना रहता है व्यक्ति को। अब इसको शून्य चक्र भी कहा जाता है, और इसको जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहां पर ये पाया जाता है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आंतरिक स्तर पर एक रेटिकुलर एक्टिवेटिव सिस्टम पाया जाता है, जिसको शॉर्ट में RAS कहते हैं। अभी आप अगर उस पर देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो एक्टिवेशन ऑफ RAS या अवेकनिंग RAS, इसके ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि बिना इसके जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये यहाँ पर बहुत सहस्त्रों में स्फुरलिंग निकलते हैं, मतलब स्पार्क होता रहता है, और यहाँ से जीवात्मा जो है वो परम चेतना से मिलने के आखिरी स्टेज पर होती है। अब ये RAS देखिए, ये पूरा ब्रेन बना हुआ है, ये पूरा रेटिकुलर फॉर्मेशन है, इसको RAS कहते हैं। ये सेंटर में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये पूरा ये RAS है, और इसका कनेक्शन किससे होता है? आंख से, कान से, दोनों से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे ये चक्र का जागरण होता है, तो क्या होता है कि ये चक्र के जागरण होने से ब्रेन में दो तरह के मैटर होते हैं। यहाँ पर देखिए दिख रहा है, एक ये जो व्हाइट दिख रहा है ये व्हाइट मैटर है, एक जो ये दूसरा दिख रहा है ये ग्रे मैटर है। तो ये जो ग्रे मैटर होता है ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और उसी को कहते हैं कि ये जागने लगता है। और जो ब्रेन होता है वो मनुष्य का उत्तरी ध्रुव भी माना जाता है, और जो पैर है वो, अगर हम मैग्नेटिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो हमारा हेड है वो नॉर्थ पोल है, और जो लेग्स हैं वो साउथ पोल है। और इस समय जब ये ग्रे मैटर एक्टिवेट हो जाता है, तो जो चेतना है वो ब्रह्म चेतना से मिलने की या ब्रह्म चेतना को प्राप्त करती है। अब इसमें देखिए, अ से श तक जितने भी अक्षर है वो 50 अक्षरों की 20 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये 1000 हो गया। और इन चक्रों पर सभी जितनी भी सूक्ष्म नाड़ी है वो सभी चीज उपस्थित है। यहाँ संपूर्ण चेतना हो जाती है, यहाँ पर सिर्फ सत्य रह जाता है। और ये इस तरह से सहस्त्रार चक्र होता है कि बीच में ओम और चारों तरफ सहस्त्र पेटल्स। अब जब सहस्त्रार चक्र यदि एक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसा मानते कि वो मोक्ष पद की प्राप्ति उसको हो गई है। मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई मतलब वो जन्म और मृत्यु इसके चक्र से निकल जाता है, और दोनों को ही प्राप्त नहीं करता है, और वो स्थिर चित्त वाला पुरुष हो जाता है। उसे आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी वाणी सुविमल, और मतलब वो जो बोलता है वो चीजें होने लगती हैं, जिसको हम श्राप या वरदान के रूप में भी बोलते हैं। ये सहस्रार चक्र का ही वर्णन है। अब इन शॉर्ट यदि हम देखें पूरे सातों चक्र का, तो सबसे नीचे कौन सा है? मूलाधार चक्र है, रेड कलर है, इसको रूट चक्र भी बोलते हैं, और कॉक्सीजियल प्लेक्सस से ये रिलेटेड है। फिर स्वादिष्ठान चक्र है, ये सैक्रल चक्रास भी कहते हैं, और ये सैक्रल प्लेक्सस से रिलेटेड है। मणिपुर चक्र येलो है, ये स्वादिष्ठान ऑरेंज है, इसको सोलर प्लेक्सस या सोलर चक्रास भी कहते हैं। ये लंबर प्लेक्सस या एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस से रिलेटेड है। ये प्लेक्सस क्या है? नर्व का एक नेटवर्क है, या हम साधारण भाषा में नाड़ियों का गुच्छा कह सकते हैं। अनाहत चक्र है, हार्ट के पास है, ग्रीन कलर का है, इसको हार्ट चक्रास भी बोलते हैं, और कार्डिक प्लेक्सस यहाँ पर पाया जाता है। विशुद्धि नेक पर है, और ये कई जगह इसको ब्लू या बैगनी से देते हैं, और ये सर्विकल प्लेक्सस है। फिर आज्ञा चक्र ये ब्लू कलर का है, थर्ड आई है, और ये मेडुला प्लेक्सस पर है। सहस्त्रार चक्र एक बहुत ही ब्राइट चमकीला, जिसमें बहुत सारे स्पार्क्स आते रहते हैं, ये क्राउन चक्रास भी कहलाता है, और ये रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये, अब ग्लैंड्स भी हम थोड़ा सा देख लें,
तो जो मूलाधार चक्र है वो जेनाइटल ग्लैंड से रिलेटेड है, स्वादिष्ठान मूलाधार दोनों। फिर उसके बाद जो मणिपुर है ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, पैनक्रियास से रिलेटेड है, लीवर से। अनाहत थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है, विशुद्धि थायराइड ग्लैंड से, आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से, और सहस्रार पीनियल ग्लैंड से। तो अब इस तरह से ये पूरे 7 चक्र का डिटेल है कि जो 7 चक्र हैं उनमें क्या क्या इमोशंस होते हैं, किस तरह के वो, कहाँ उसकी लोकेशन होती है। तो ये सारी चीजें ये यहाँ पर एक तरह से रिवाइज है। ये पूरी समरी है 7 चक्र की। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है समरी का। तो इस तरह से ये जो 7 चक्रास हैं ये आज सारे कंप्लीट होते हैं। लास्ट की स्लाइड सॉरी कंपैरिजन टेबल जो है, हाँ लास्ट की तो फिर से शेयर करना पड़ेगा। ये पिक्चर क्लिक कर लीजिए तो आप लोग फिर आराम से देखते रहिएगा। इससे पहले वाला भी कंप्लीट। हाँ हो गया। थैंक यू मैम। वेलकम। अनुश्री जी को भी इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है ना। अच्छा है, होना चाहिए, मैम मेरे को बहुत सारे प्रिंट आउट भी निकाल रखे हैं चीज के, नोट्स भी होना चाहिए। पहले से ही है। बिल्कुल। चलिए अब किसी का क्वेश्चन है। कुसुम जी तो अभी भी असमंजस में नजर आ रही है मुझे। नहीं मैम, वो ये टाइमिंग ही कुछ ऐसा होता है ना, सुबह से उठ के दिन भर काम में लगे हुए रहते हैं और एकदम से बैठते हैं तो थोड़ी सी बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए तो आप लोग को एक रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज दी है ना कि आप थोड़ा लोग सा उसको नींद भी आने रिवाइज लग जाती है बीच में। चलिए तो अभी आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का सेशन यहाँ खत्म करें। अब हम नेक्स्ट मैम फिर मेरा जो है, क्वेश्चन था, हाँ पूछिए। मैम प्लेक्सस और गैंग्लियन नहीं की है? एक्चुअली जहां पर बहुत सारी नर्व आपस में मिलके एक गुच्छे के जैसा वो बनाते हैं तो उसको नर्व गैंग्लियन कहते हैं। अब जैसे नर्व है, नर्व तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम ऑप्टिक नर्व, कार्डिक नर्व ऐसे अलग अलग नाम देते हैं ना पोजीशन के हिसाब से। तो वैसे ही वो नर्व के जो गुच्छे हैं गैंग्लियंस हैं, उनको पर्टिकुलर जगह जगह जब हम नाम देते हैं तो वो प्लेक्स वर्ड यूज करते और मैम जैसे मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्ट, तो इन चक्रों के बीच में सिमिलर गैप होती है, हैं। सेम नहीं गैप पे एक दूसरे से रहते हैं? नहीं, क्योंकि मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में तो लगभग 4 अंगुल का ही गैप है। लेकिन फिर मणिपुर में आप अपनी पूरी स्पाइन को 6 भागों में अगर आप सेम 4 अंगुल में बांटते हैं तो आप हार्ट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सेम डिफरेंस नहीं है। मैम इसमें पेपर्स कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप पे आएंगे या? इसमें पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ शॉर्ट आंसर रहेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर रहेंगे। तो पढ़ना तो सारा पड़ेगा। जो आपको असाइनमेंट दिया है वो पढ़िए। मैम इस बार सैटरडे की क्लास में है ना, कोर को एंगेज करना सिखाना ना मैम। अभी इस बार तो थायराइड का हम अनाउंस कर चुके हैं, अच्छा, उसके बाद के में हम हाँ उसके बाद वाली क्लास। नेक्स्ट हम ले लेंगे। ठीक है।
मैम आपसे बात करनी हो तो किस टाइम कॉल कर सकते हैं? शाम को मोस्टली 7 साढ़े 7 के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, अगर कोई मीटिंग वगैरह नहीं हो तो आप कॉल कर सकते हैं। इन केस नहीं उठता है कॉल तो आप मेरे पर्सनल पे एक मैसेज छोड़ दें, क्योंकि मैसेज इसलिए, अभी आप लोग के बहुत से लोगों के नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो वो मेरे अननोन नंबर में आ जाता है ना। तो फिर अननोन नंबर में कॉल बैक कई बार नहीं भी करते, तो मैं धीरे धीरे सेव हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दें तो मैं कॉल बैक कर लिया करूँगी। क्योंकि कई बार होता है जैसे वीकेंड पे है या कई बार किसी की स्पेशल डिमांड से मेडिटेशन वगैरह के सेशंस होते हैं शाम को, तो फिर उस समय कॉल उठा पाना मुश्किल हो जाता है। मैम तो आपकी आप एक जो मैसेज, मेडिटेशन क्लास होती है कि उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक्चुअली देखिए मेरी जितनी भी है ना, मैं थेरेपेटिक बेस हूँ, तो मेरी 1 to 1 होती है। ओके। जो 1 11 से 12 मेरी डेली जो ग्रुप क्लास चलती है, तो वो भी आपके जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं उन लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो चलती है। तो ऐसे ग्रुप बनाकर आप भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए करीब 5-10 लोगों का ग्रुप बनाकर मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग करीब जितने भी समय, 1 महीने तो कम से कम लगता ही है, तो आप लोग फिर अपना कर सकते हैं ग्रुप बना के। लेकिन मेरे पास ग्रुप जैसी कोई चीज नहीं है, मेरा थेरेपेटिक वैसे, क्योंकि मेडिटेशन आप कब कराओगे जब आपको उसकी मेंटल, फिजिकल, उसकी सोशल, उसकी फाइनेंशियल चारों कंडीशंस मालूम है। अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे कि अगर मान लीजिए उसको स्ट्रेस आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। और स्ट्रेस क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई हम अच्छा स्ट्रेस लें तो वो अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए एक कोई बच्चा है, अच्छे। उसका एग्जाम है ना, तो यदि वो एग्जाम का भी स्ट्रेस लेगा कि 15 दिन बाद एग्जाम है, तो एक स्ट्रेस तो बच्चों में आता है, तो वो तो एक अच्छा मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ ना। लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस भी बॉडी के लिए उतना ही हानिकारक है जितना नेगेटिव। तो वो सारी चीजें समझने के लिए जब थेरेपी लेवल पे करते हैं तो वो सिंगल ही करनी होती है। तो सेकेंड ईयर वालों का जैसा ग्रुप है वैसा आप बना सकते हैं। हाँ, उसमें फिर आपका एक बार बन गया तो आप चाहें तो और भी लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप लोग सब चाहें तो जो 11 से 12 रेगुलर क्लास चलती है ऑनलाइन योग की, आप लोग चाहें तो उसमें कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे अभी बीच में शायद कुसुम जी बोल रही थी ना कि बहुत भीड़ हो जाती है तो हमको बहुत अच्छे से सीखने नहीं मिलता है, तो एक दिन में तो आप सीख भी नहीं सकते हैं जब तक आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे। तो जैसे आप वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आप फिर योग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। मैम जैसे अभी आसन कभी हम करते हैं तो मेरे लास्ट सैटरडे से बैक में काफी दर्द हो रहा है और सर्दियों के कारण सर्वाइकल में भी मेरे को है दिक्कत, तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं हम? वही तो थेरेपी काम आती है ना, हम्म, कि अगर आप ग्रुप में करेंगे, अब ग्रुप हम्म, में कैसे पॉसिबल है कि मैं बोलूँ ये वाला आसन आप नहीं करिए, हम्म, या मैं आपको बिल्कुल रोक दूं कि अब इसके आगे आप मत करिए। ये पर्सनल में ही संभव हो पाता है। तो इसीलिए जो भी बोलता है कि थेरेपी की बैच चलते हैं तो मतलब वहाँ थेरेपी नहीं होती है कुछ भी, वो हम्म, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो तब संभव हो सकता है कि जैसे 5 लोग कर रहे हैं तो 5 को देखना संभव हो जाता है फिर भी, है ना। कि जैसे हम वो जो 11 से 12 वाली क्लास लेते तो उसमें हमारा कई बार किसी किसी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि 4 5 10 लोग तक को देखना पॉसिबल होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो थेरेपी का मतलब ही ये होता है कि जब हम बिल्कुल कस्टमाइज किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लेके और उसके हिसाब से पूरा डिजाइन करें, पूरा बनाएं, तो वही थेरेपी होती है। तो आपको अपनी कैपेसिटी देखते हुए, अपनी स्टेमिना देखते हुए ही करना पड़ेगा। और जो सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर है इनका तो ट्रीटमेंट ही सिर्फ योग है। नी प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, क्योंकि यदि आप एलोपैथी में जाते हैं तो या तो पेन किलर्स हैं या विटामिन डी और कैल्शियम है,
या फाइनल सर्जरी है, या वो फिजियोथेरेपी के लिए भेजेंगे तो फिजियोथेरेपी एक तरह का, उसमें भी वो योग ही कराते हैं, मशीनरीज को यदि आप हटा दीजिए तो अगर आपको लंबे समय तक सस्टेन करना है इन चीजों के साथ तो बेस्ट इसके लिए योग है बस। मैम लास्ट में आना यही है, लास्ट में बेटर है लेकिन शुरू से ही मालूम पहले ही पटरी पे चले। लेकिन प्रॉब्लम मालूम कुसुम जी क्या होती है कि हम जैसे मान लीजिए एक बार डॉक्टर के यहाँ जाएंगे 3000 4000, तो अगर आपको कफ कोल्ड है तब आपको उतना हो गया। यदि हम एक मूवी जाएंगे तो हम 2000 मिनिमम खर्च करेंगे। मैम ये जिनका सब कोई हमारे अंदर ही है, जैसे हम लोग नहीं जाना चाहते तो हम अपनी मतलब ठीक हो जाते हैं आराम से। जैसे बीमारी के लिए जरूरी नहीं कि हम जाएं जाए डॉक्टर के। नहीं, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है, हाँ जो अंदर से हमें मजबूत होना चाहिए ना, जो नींव होती है, उसके लिए हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये चीज बिल्कुल सही है। मैंने देखा लोगों को 1000 रुपीज भी बहुत लगते हैं। और 1000 रुपीज एक बार मूवी देखते हैं और वो कहीं चले जाते हैं। 1000 भी नहीं, आजकल तो 2000 से कम नहीं होते। एक फैमिली में यदि 4 लोगों को आप एक हाँ मानते हैं सही है तो मैम। ये इंडियंस के साथ प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं ग्रुप नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक तो उनको 1000 भी ज्यादा लगेंगे, फिर क्या लगेगा कि अच्छा मैंने 4 दिन नहीं किया था तो वो 4 दिन एडजस्ट कर लो या ऐसा। प्रॉब्लम तो आती वो है। सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो मैं तो मेरा फिर इसीलिए वो ग्रुप में क्या मैम, 4 आए तो 2 नहीं आए तो भी आपको तो उतना ही टाइम देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे चूंकि मैं तो स्पेशल मतलब थेरेपी ही करती हूँ, तो मुझे वो 1-to-1 ही ठीक लगता है। मैं भी सेटिस्फाई हो पाती हूँ कि हाँ मैं जो कराना चाहती हूँ वो कर रही हूँ। जैसे मैं हेल्दी लोगों की क्लास में कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि शुरू में कुछ कोशिश की तो पता चला, मतलब पर्सनल में भी पता चला आज लेट नाइट हो गए तो कल नहीं कर रहे हैं, अब आज मूड नहीं है, अब आज कहीं और जाना। तो क्या होता है कि जब आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखते ना तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। डेडिकेशन नहीं होता। हाँ, और जब कोई बीमार व्यक्ति होता है वो ऑब्वियसली योग के पास वही आता है वो जो सब जगह से बहुत परेशान हो चुका होता है। तो जब वो योग के पास आता है और उसको थोड़ा भी रिलीफ मिलता है तो फिर वो कोशिश करता है कि उसमें कंटिन्यू रहे। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हम रिजल्ट दे पा रहे हैं। सही है मैम। ये रहता है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर थेरेपी में पर ही जाती हूँ। और मुझे तो लगता है कि 45 के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा रह ही नहीं जाता कि जो स्वस्थ हो। कहीं ना कहीं से या तो बॉडी मिसअलाइंड हो गई है या कोई शारीरिक बीमारी हो गई है, शारीरिक नहीं है तो कोई मानसिक हो गई है, तो कुछ ना कुछ चीजें आ ही जाती।